हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम अपना नया चैप्टर माटी वाली लेकर आए हैं। ये चैप्टर हमारा जो है ये कृतिका भाग 1 से लिया गया है। हमारे पास में 2 बुक हैं, हमने आपको पहले भी बताया। हिंदी में अभी 2 बुक्स चल रही हैं हमारी, एक कृतिका और एक क्षितिज। दोनों ही भाग 1 में लगी हुई हैं। जो कृतिका हमारी है उसमें हमने क्या पढ़ा हुआ है कि सारी स्टोरीज दी गई हैं। इन स्टोरीज को हमें अच्छे से पढ़ना है। कोई एकांकी है, कोई संस्मरण है, ये सभी विधाएं होती हैं लिखने की। और जैसे जैसे हम पाठ पढ़ते जाएंगे हम आपको विधाएं बताते जाएंगे। तो अभी तक हमने जो विधाएं पढ़ी उसी से अलग जुड़ी हुई एक ये भी विधा है। तो यहाँ ये जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं माटी वाली, ये विद्यासागर नौटियाल द्वारा रचित एक कहानी है। ये विस्थापन की समस्या पर आधारित है। कैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है, मगर जो वो जहाँ रह रहा है वहाँ से उसको उठाकर एक अलग तरीके में अलग जगह पर दे दिया जाता है। तो ये एक बहुत कम पार्ट में इस पाठ में आया है, लेकिन उससे पहले उसके जीवन के बारे में बताया गया है सारी चीज़ें कि कैसे कैसे वो जीवन व्यतीत कर रही है, क्या क्या हो रहा है। चलिए हम भी देखते हैं इस पाठ में क्या है और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये क्या क्या घटित होगा इसमें। तो ये शुरू होता है कि एक औरत अपने कंधे पर मिट्टी का एक कंटर यानी कनस्टर लादे हुए मोहल्ले के अंतिम घर में प्रवेश करती है। मोहल्ले के आखिरी घर में पहुंचकर उसने दोनों हाथों से अपना मिट्टी से भरा कंटर उतारा। यानी कि जो है कंटर बोलते हैं, कनस्टर टीन का होता है, वो सर पर रखती थी। वो सर पर रख के आती, वहां से मिट्टी लेकर आती थी। तो शुरू कहाँ से होती है? मोहल्ले के आखिरी घर में वो प्रवेश करती है और वहां पर उतार के अपना कंटर रख देती है। फिर माटी वाली इस प्रकार आवाज लगाई। टिहरी शहर का हर आदमी, मकान मालिक, किराएदार, बूढ़े बच्चे सभी माटी वाली को जानते थे। उसने आवाज लगाई घर के अंदर, तो वहां पर मौजूद यानी उस शहर टिहरी शहर में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे मकान मालिक हो, किराएदार हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, हर कोई माटी वाली को जानता था। टिहरी शहर में लाल मिट्टी देने वाली वह अकेली ही है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। उसके बगैर तो लगता है कि टिहरी शहर में चूल्हा जलना भी बंद हो जाएगा। तो क्या होता है कि घरों में जो है चूल्हे जलते हैं, चूल्हा होता है, मिट्टी का चूल्हा बना होता है, तो वो पूरे टिहरी शहर में वही सप्लाई करती थी। लेके आती थी माटा खाना से मिट्टी, यानी कि तलहटी से लेके आती थी और वहां लाकर मिट्टी देती थी, क्योंकि लोग उन्हीं से अपने चूल्हे बनाते थे और लीपते थे, उनका सब करते थे। अगर वो मिट्टी लाकर नहीं देगी तो घरों के चूल्हे बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे और नए चूल्हे नहीं बन पाएंगे। तो हर एक व्यक्ति के लिए, और सिर्फ वही एक थी जो पूरी शहर में मिट्टी देती थी, कोई और वहां पर नहीं, उसका कोई प्रतिनिधि, कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर आता ही नहीं था। भोजन के बाद समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि पूरे शहर में चौके चूल्हे की लिपाई से लेकर कमरों और मकानों की लिपाई पुताई के लिए लाल मिट्टी वही देती है। मतलब सिर्फ चूल्हा ही नहीं, घर की लिपाई पुताई के लिए भी मिट्टी कौन लाता है? माटी वाली लाती है। मकान मालिकों के साथ साथ नए किराएदार भी एक बार अपने आंगन में माटी वाली को देख उसके ग्राहक बन जाते हैं, क्योंकि वह माटी वाली हरिजन बुढ़िया घर घर जाकर मिट्टी देने का काम करती है। तो क्या होता है, कुछ लोग बाहर से आते हैं काम करने के लिए, सब होता है, तो वो जब आते, मतलब जैसे किराएदार यहाँ आते तो वो भी एक बार में ही माटी वाली से परिचित हो जाते थे, क्योंकि उन्हें भी भाई मिट्टी की जरूरत होती थी। तो जो भी वहां पर उस शहर में आए वो माटी वाली को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। शहरवासी सिर्फ मिट्टी वाली को ही नहीं बल्कि उसके कंटर, कनस्तर को पहचानते थे। उसका कनस्तर बिना ढक्कन का होता है और उसके सिर पर रखे एक डिल्ले पर टिका रहता है। कहने का मतलब उसका जो कनस्तर रहता है टिन का होता है, उस पे ऊपर ढक्कन नहीं होता है और वो सर पर एक डिल्ले पे रखती है। डिल्ले मतलब कपड़े को फोल्ड करके एक गोल सा बना लिया जाता है, सर पर रखा जाता है, फिर उसके ऊपर कनस्टर रहता है कि सर पे जो है वो गड़े नहीं, चुभे नहीं और प्रेशर भी थोड़ा कम दे वो। तो वो उस पर अपना कनस्टर, यानी कि सिर्फ माटी वाली ही नहीं, उसका कनस्टर अगर कहीं पे भी रखा होता तो जान जाते थे माटी वाली कहीं आसपास है। इस वक्तव्य का ये मतलब होता था। मिट्टी का कंटर उसने जमीन पर रखा ही था कि सामने वाले घर से एक छोटी लड़की कामनी दौड़कर आई
और बोली कि माँ ने बुलाया है। मतलब वो इस घर में आकर उसने अपना कनस्टर नीचे रखा, इतने में बाहर से, मतलब सामने वाले घर, इस घर में है वो, और सामने वाले घर से एक लड़की कामनी छोटी सी दौड़ती हुई आती है और कहती है कि आपको माँ ने बुलाया है। मालकिन के कहने पर माटी वाली ने माटी घर के कोने में उड़ेल दी। मतलब जिस घर में वो आई थी वहां की मालकिन ने कहा कि उस कोने में जाकर मिट्टी डाल दो, तो उसने जाकर उस कोने में मिट्टी को उड़ेल दिया, मतलब पलट दिया। मालकिन ने उससे कहा कि तुम बड़ी भाग्यवान हो, चाय के टाइम पर आई हो। मकान मालकिन ने उसे 2 रोटी लाकर दी और चाय लेने रसोई में चली गई। वो बोलते हैं कि तुम बहुत भाग्यवान हो, ये चाय का समय है और तुम उस समय आई हो। तो उसने सबसे पहले आकर उसको 2 रोटी दी और वापस पलटकर कहां चली गई, चाय लेने के लिए। जब तक मालकिन चाय लेकर आई तब तक माटी वाली ने 1 रोटी डिल्ले में अपने बुढ़े के लिए छिपा ली और झूठ मूठ मुंह चलाकर खाना खाने का दिखावा करने लगी। फिर 1 रोटी चाय के साथ खा ली। तो उसने क्या किया, मालकिन ने 2 रोटी दी थी, तो उसने क्या किया, वो जो वो कपड़े का जो डिल्ला बनाकर सर पे रखी थी, जल्दी से मालकिन के जाते ही 1 रोटी उसके अंदर छिपा ली। किसके लिए, अपने बुढ़े यानी अपने पति के लिए छिपा ली। और चुपचाप मुंह चलाने का झूठ मूठ नाटक करने लगी। और फिर जब वो चाय लेके आई तो 1 रोटी वो उसमें चाय के साथ उसने खा ली। माटी वाली पीतल का गिलास देखकर मालकिन से बोली, चाय किसने लेकर आई थी, मालकिन, पीतल के गिलास में। आपने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे। इस पर मालकिन ने कहा, मतलब पीतल के गिलास संभाल के रखना, उनकी मेंटेनेंस करना मुश्किल होता है, और मालकिन ने उसको बड़ा संभाल के रखा हुआ था। जब ये बात माटी वाली ने बोला तो मालकिन क्या कहती है, इस पर मालकिन ने कहा, ये बर्तन पुरखों की गाढ़ी कमाई से खरीदे गए हैं, इसलिए इन्हें हराम के भाव बेच देने को मेरा मन नहीं करता। कहने का मतलब है, लोगों ने क्या किया, अपने घर के पीतल के बर्तन निकाल बेच के नई चीजें ले ली, बेच दिया और नए स्टील के बर्तन ले लिए। तो वो बोलती हैं कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने बड़ी ही मेहनत की गाढ़ी कमाई करके इन बर्तनों को खरीदा था, और मैं इनको बस ऐसे ही सस्ते दामों में बेच दूं, ऐसा मेरा मन नहीं किया, तो मैंने इसको नहीं बेचा। आज इन चीजों की कीमत नहीं रह गई है। मतलब ये चीज जो पीतल है, बाजार में पीतल के दाम पूछो तो दिमाग चकराने लगता है। मतलब इसके दाम अब उतने नहीं रह गए पीतल के, लेकिन तब भी अगर नए पीतल का दाम हम पूछेंगे तो दिमाग चकरा जाते हैं, क्योंकि नया पीतल महंगा है और पुराना हम देंगे तो वो एकदम कबाड़ी के भाव ले लेते हैं। व्यापारी घरों से हराम के भाव ये बर्तन ले जाते हैं। व्यापारी मतलब फालतू, मतलब बहुत औने पौने दामों पे जो है घरों से ये बर्तन लेके चले जाते हैं। अपनी चीजों का मोह बहुत बुरा होता है। मैं ये सोचकर पागल हो जाती हूँ कि इस उम्र में भी इस शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। कहने का मतलब है, हमारे पास जो चीजें रहती हैं हमें उससे मोह हो जाता है। मगर मालकिन एक शब्द, एक वाक्य और बोलती है कि हमें समझ में नहीं आता कि इस उम्र में हम ये छोड़कर क्यों जाएंगे। तो ये क्या था, टिहरी बांध बन रहा था। इस वक्तव्य का मतलब हम आपको समझा रहे हैं कि टिहरी बांध बन रहा था, तो उस बांध वो जब बनने लगा तो बहुत सा एरिया पानी में डूबा, तो उसी डूबने वाले एरिया में ये वाला पोर्शन, ये शहर भी आया टिहरी। तो अब क्या था, इस उम्र में अपना घर छोड़कर आपको कहीं दूसरी जगह विस्थापित किया जा रहा था। विस्थापन का मतलब एक घर से आपको ले जाकर, एक बस्ती को पूरा ले जाकर कहीं दूसरी जगह पर बसाना। तो वो समझ में नहीं आ रहा। मालकिन कहती है कि मैं इस उम्र में यहाँ छोड़कर सब कैसे वहां पर जाऊंगी, अपनी जगह छोड़ूंगी। माटी वाली कहती है कि ठकुराइन जी, जमीन जायदादों वालों को तो कहीं भी रह लेंगे, परंतु मेरा क्या होगा, मेरी तरफ तो कोई देखने वाला भी नहीं है। माटी वाली चाय पीकर सामने वाले घर में चली जाती है। कहने का मतलब है कि सबके पास तो जमीन है, जमीन के बदले आपको दूसरी जगह जमीन मिलेगी, घर बनकर मिलेगा, लेकिन मेरा सोचिए, मेरे पास तो कहीं जमीन ही नहीं है, मैं तो झोपड़ा बनाकर रह रही हूँ, मेरा क्या होगा। इतना बस बात होती है, माटी वाली चाय पी के सामने वाले घर में चली जाती है। जहां से वो छोटी सी बच्ची कामनी दौड़कर आई थी, तो ये वहां चली जाती, क्योंकि उसकी माँ ने उसको बुलाया था। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। उसको बोला गया कि कल तुम मेरे घर में मिट्टी ले आना हर हाल में, और वहां से भी उसको 2 रोटियां मिल गई। उन रोटियों को माटी वाली ने अपने बुढ़े के लिए कपड़े के दूसरे छोर में बांध लिया, यानी जो उसने कपड़ा पहना था उसके दूसरे छोर में वो 2 रोटियां, 1 रोटी उसने पहले बांधी थी और 2 रोटियां उसने फिर बांध ली।
वह सोचती है कि इन रोटियों को देखकर उसके बुढ़े का चेहरा खिल उठेगा। सॉरी। अभी घर तक जाने में उसे 1 घंटा लगेगा। माटा खाने से मिट्टी लाने में पूरा दिन लग जाता है। आज वह अपने बुढ़े को रूखी रोटी नहीं देगी। पहले वह प्याज को बफकर तल देगी, फिर रोटी दिखाएगी। सब्जी और 2 रोटियां अपने बुढ़े को परोस देगी। वह 1 ही रोटी खा पाएगा, हद से हद 1.5। बची रोटी वह अपना काम चला लेगी। इस प्रकार हिसाब लगाती हुई वह घर पहुंची। तो क्या हुआ, वो सोच रही थी कि आज उसके बुढ़े को वो खाली रोटी नहीं देगी, प्याज काट कर तलेगी, भाजी बनाएगी और बनाकर उसको देगी। अब वो तो ज़्यादा भाई बुढ़ा है, बीमार है, तो वो ज़्यादा रोटी नहीं खा पाएगा। तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 रोटी खाएगा और बाकी रोटी वो खुद खा लेगी। ये सब सोचती हुई क्या वो अपने घर चली जा रही थी। आज माटी वाले के पैरों की आहट सुनकर उसका बुढ़ा चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। कहने का मतलब जैसे ही उसके पैर की आहट आती थी बुढ़ा चौंक जाता था कि अरे वो आ गई। उसने उसकी तरफ देखा तक भी नहीं। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा। अब इतनी बात में माटी वाली घबरा गई। अरे मैं डेली आती थी, रोज आती थी, तो ये जो है चौंक कर मुझे देखता था मेरी तरफ टकटकी लगा के कि अब कुछ खाने को मिलेगा, सब होगा, और आज तो ये मुझे देख भी नहीं रहा। तो इस बात से माटी वाली डर जाती है। डरने के साथ ही क्या होती है, वो जाती है और अपने बुढ़े को छू कर देखती है, यानी अपने पति को छू कर देखती है। वह अपनी माटी छोड़कर जा चुका था, अर्थात वो मर चुका था। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया। मतलब यहां से अब इन्होंने अपना दृश्य चेंज किया। जो कहानी है लिख रहे थे विद्यासागर नौटियाल कि बुढ़ा मर गया, यहां से माटी वाली कहानी को उन्होंने खत्म किया। अब शुरू करते हैं वो विस्थापन की कहानी कि किस तरीके से टिहरी बांध में एक ही बुढ़िया जो थी इसका दुख था और दूसरी तरफ और बहुत सारे लोगों का दुख था। क्या 2 सुरंगें बनाई जा रही थी, 1 सुरंग बंद कर दी गई थी। शहर में पानी भर रहा था। लोगों को सरकार की तरफ से उन्हें रहने के लिए जमीन दूसरी जगह दी जा रही थी। लोग दूसरी जगह जा रहे थे। कहने का मतलब है लोगों को वहां से उठाकर दूसरी जगह बसाया जा रहा था, क्योंकि अब शहर में धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो चुका था। तो जितने भी लोग हम वहां रहते हैं तो उनको क्या किया गया, उनको उनके घर और जमीन उनको दूसरी जगह दिया गया और वहां पर उनको बसाया गया। तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। तो क्या हुआ, पुनर्वास के साहब ने बुढ़िया से पूछा कि कहाँ रहती हो। अब दूसरी जगह बसाया जा रहा था, तो बुढ़िया भी उसी एरिया टिहरी में रहती थी। तो उससे उन्होंने बोला कि जो वहाँ के अफसर थे कि तुम अपने घर के कागज ले आना, यानी कि घर के कागज लाओगे तभी तो तुम्हें दूसरी जगह जमीन मिलेगी। तो उससे कहा कि तुम अपने घर के कागज ले आना। मेरी जिंदगी तो घरों में मिट्टी देते गुजर गई, माटी कहाँ से लाती हो, माटा खाने से। तो अब वो पूछते हैं कि सारी जिंदगी तो मैंने इस शहर में लोगों को मिट्टी बांटी, मिट्टी दी। तो अब बोलते हैं कि अच्छा चलो तुम काम कहाँ करती हो। तो वो बोलते हैं कि मैं शहरों में मिट्टी। तो कहते हैं मिट्टी कहाँ से लाती हो। तो बोलते हैं मिट्टी तो मैं माटा खाना से लाती हूँ। माटा खाना तेरे नाम है। तो वो बोलते हैं कि माटा खाने के जो पेपर हैं वो तुम्हारे नाम पर हैं। तो बोलते हैं माटा खाना तो मेरी रोजी है साहब। कहने का मतलब मैं ऐसे ही ले आती हूँ, वहां से रोजी लेकर आती हूँ। हमें जमीन के कागज चाहिए, रोजी के नहीं। वो बोलते हैं कि अगर तुमको दूसरी जगह जमीन चाहिए तो हमें अभी जमीन के कागज लाके दो, रोजी की जमीन का हम क्या करेंगे। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी, मतलब बांध बन जाएंगे, सारे घर चले जाएंगे, तो अब तो मैं मिट्टी ही नहीं ला पाऊंगी, तो मैं कहाँ जाऊंगी। इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, यह बात तो तुझे खुद ही तय करनी होगी। मतलब अब तुम क्या रोजी करोगी ये तो हम कैसे बताएं। अब जब यहाँ से सब कुछ उजड़ जाएगा तो तुम कहीं जहां पे भी नहीं रहोगी वहां पर जाकर तुम अपने लिए नया। तो अब ये फैसला माटी वाली को करना था। शहर में पानी भर रहा है, तो शमशान घाट डूब रहे हैं, मतलब शमशान घाट, जो वहां पर शमशान घाट था वो भी डूब गया। लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती है, गरीब आदमी का शमशान नहीं डूबना चाहिए। तो यहां पर माटी वाली किस तरीके से
ने अपना जीवन जी रही थी और एकदम से उठाकर सब लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि एक घर छोड़कर दूसरी घर का बोला जाता है आप जाइए वहां रहिए। तो ये एक जो जिनके पास जमीन है, घर है, उनके लिए विस्थापन तब भी थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन जो लोग बहुत गरीब हैं, रोजी रोटी बहुत मुश्किल से कमाते हैं, उनके लिए विस्थापन बहुत मुश्किल होता है। इसी विस्थापन का दुख विद्यासागर नौटियाल जी ने माटी वाली पाठ में हमको समझाया है। तो ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर रचित है विद्यासागर नौटियाल द्वारा। उन्होंने इसमें एक समस्या को उजागर किया है, विस्थापन की समस्या, कि एक गरीब व्यक्ति किस तरीके से अपना जीवन चित्रित कर रहा है। पहले भाग में उन्होंने हमको ये बताया, फिर दूसरे भाग में उन्होंने हमको ये बताया कि किस तरीके से जो है पूरा का पूरा शहर विस्थापित किया गया। जिन लोगों के पास ज़मीनें थी उनके लिए विस्थापन तब भी आसान होता है, लेकिन जिनके पास ज़मीनें नहीं होती उनके लिए विस्थापन कितना मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ें हमको इसमें बताई गई हैं। चलिए, ये पार्ट हम आपको समझा चुके हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर हमसे क्या पूछ रहे हैं और इन्हें हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ये हम आपको बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ में वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते हैं? क्योंकि उस घर में माटी की जरूरत सभी को रहती थी, चाहे चूल्हे के लिए हो, चाहे घर की लिपाई पुताई के लिए हो। तो और वहां पर माटी सप्लाई करने वाली सिर्फ एक बुढ़िया थी, यानी कि माटी वाली। तो यहाँ पर अगर उसका कनस्टर भी कोई देख लेता था तो तुरंत पहचान जाता था कि यहाँ पर माटी वाली है। तो इसको अब हम शब्दों में बांधकर किस तरीके से उत्तर में लिखेंगे, हम यहाँ पर वो देखेंगे। शहरवासी माटी वाली तथा उसके कनस्टर को इसलिए जानते होंगे क्योंकि पूरे टिहरी शहर में केवल वही अकेली माटी वाली थी, मतलब उसका कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं था, सिर्फ पूरे शहर में वो ही माटी सप्लाई करती थी। कनस्टर के द्वारा ही वो माटा खाना से शहर तक मिट्टी पहुंचाती थी, यानी माटा खाना से कनस्टर में ही मिट्टी भरकर लाती थी और वो शहर को देती थी। उसका कोई प्रतियोगी नहीं था। माटी वाली की लाल मिट्टी हर घर की आवश्यकता थी, जिससे चूल्हे, चौके, घरों की दीवारों की पुताई आदि की जाती थी। क्योंकि घर कच्चे थे, घरों में चूल्हे थे, तो वहां पर जो है इनको अच्छे से संभाल के रखना या नई चूल्हे या नए घर बनाने के लिए जो मिट्टी की जरूरत पड़ती थी वो माटा खाना से माटी वाली ही ला कर देती थी और पूरा शहर को सप्लाई सिर्फ वही करती थी और कनस्टर में लाती थी, इसलिए उसके कनस्टर को सभी पहचानते थे। इसके बिना किसी का काम नहीं चलता था, इसलिए सभी उसे जानते थे तथा उसके ग्राहक थे। वहां आने वाले नए किराएदार उससे परिचित हो जाते थे। वह पिछले कई वर्षों से शहर की सेवा कर रही थी। साथ ही माटी वाली एक हंसमुख स्वभाव वाली मिलनसार महिला थी, इसी कारण स्वाभाविक रूप से सभी लोग उसे जानते थे। तो वो सिर्फ एक मिट्टी लाने का काम नहीं करती थी, वो जिस घर में जाती थी उस घर से वो एक आत्मीय संबंध भी रखती थी। जैसे वो एक घर में जाती है, चाय पीती है, तो वहां पर वो क्या करती है, वो देखती है कि वहां पीतल के बर्तन में उसे चाय मिली, तो वो पीतल के बर्तनों के बारे में डिस्कशन करती है, सब बात होती है। फिर वही मालकिन बोलती है कि भाई हम लोग पूरा घर उजाड़ के दूसरी जगह जाएंगे, तो कहते हैं आपके लिए तो तब भी है, मेरा सोचिए, मेरे लिए पास तो घर भी नहीं है, तो मुझे क्या मिलेगा। तो ये एक होता है ना, अपनी समस्या भी बता रही है और दूसरों की समस्याओं को भी समझ रही है, तो वो उसका एक मिलनसार जो नेचर था वो था। इसलिए शहर वाली सिर्फ माटी वाली से ही एक अच्छा संबंध नहीं रखते थे, इवन अगर उसके कनस्टर को भी कहीं देख लेते थे तो जान जाते थे कि माटी वाली कहीं आसपास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? अब वो पूरा टाइम तो मिट्टी लाना, घर शहरों में बांटना, घर पहुंचना, बुड्ढे की सेवा करना, खाना देना और खाना जुटाना, इसी में वो लगा देती थी। तो अब उसके पास अपने बारे में सोचने का क्या वक्त होगा? तो क्या था, माटी वाली अपनी आर्थिक और पारिवारिक उलझनों में उलझी थी। निम्न स्तर का जीवन जीने वाली अकेली महिला थी। अपना तथा बुढ़े का पेट पालना ही उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी। अब हम क्या घर बनाएंगे, क्या करेंगे, उसके लिए तो डेली का खाना ही जुटाना सबसे बड़ी मुसीबत थी। एक तो वो बूढ़ी भी हो गई थी, तो माटा खाना से मिट्टी लाना, लोगों के लिए बांटना, फिर परिवार में सारी चीजें देखना, तो वो इन्हीं सब उलझनों में पूरा दिन लगी रहती थी। सुबह उठकर माटा खाना जाना और दिन भर उस मिट्टी को बेचना, इसी में उसका सारा समय बीत जाता था। इस काम के बदले में मिले पैसे ही उसकी कमाई का एकमात्र साधन था।
अपनी इसी दिनचर्या को वह नियति मानकर जीवन बिता रही थी। ऐसे में माची वाली के पास अच्छे और बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय नहीं था। मतलब वो दिन की ही रोटी कमा ले इसलिए यही था, अब आने वाले भाग्य के बारे में वो क्या सोचती। तो वो सिर्फ आज में जी रही थी कि आज पूरे दिन का खाना हमें कैसे मिलेगा, ये आने वाले समय में वो उस दिन का लव सोच लेती। तो इसलिए वो आने वाले भाग्य के बारे में सोचने के लिए उसके पास कोई भी समय नहीं था, क्योंकि वो पूरा दिन मिट्टी लाना देना और बुढ़े केली सेवा करना, खाना जुटाना, यही उसकी पूरी दिनचर्या थी जो वो रोज निभाती थी। भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? भूख मीठी या भोजन मीठा कहने का मतलब होता है, अब इसमें हम आपके सामने एक एग्जाम्पल रखते हैं छोटा सा, कि हमको भूख लगी है। अगर मम्मी ने, बहुत तेज हमको भूख लगी है, तो मम्मी ने हमारे सामने दाल चावल और करेले की अगर सब्जी रख दी तो हम वो भी बड़े चाव से खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको बहुत तेजी से भूख लगी है। लेकिन अगर इसके विपरीत हम जाएं, हमें भूख नहीं लगी है और हमारे सामने मम्मी ने छोले भटूरे कुछ भी रख दिया हो, तो हम नहीं खाएंगे क्योंकि हमको भूख ही नहीं है, हमारा पेट भरा हुआ है। तो क्या चीज ज्यादा जरूरी है? भूख ज्यादा जरूरी है कि भोजन ज्यादा जरूरी है? भोजन को स्वादिष्ट कौन बनाता है? भूख बनाती है या भोजन अपने आप में स्वादिष्ट होता है? तो ये चीज आपको एग्जाम्पल देते हुए इसके अंदर सेट करनी है। आप चाहे तो अपने कुछ विचार रख सकते हैं इसमें। भूख और भोजन का आपस में गहरा संबंध है। स्वाद भोजन से नहीं बल्कि मनुष्य को लगने वाली भूख से होता है। यानी कि अगर हमको भूख लगा है तो साधारण सा भी खाना हमें बहुत स्वादिष्ट लगेगा। भूख लगने पर रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है, भूख ना होने पर भी स्वादिष्ट भोजन बेस्वाद लगता है। हमने बोला ना कि अगर आपको भूख नहीं है और आपकी मम्मी ने आपके सामने छोले भटूरे रख दिए हैं तो क्या होगा? जब आपको भूख नहीं है तो उसमें कहे मम्मी नमक कम है, अच्छा नहीं बना है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास भूख नहीं है। अगर भूख होती तो वो छोला भटूरा क्या, आपके सामने दाल चावल और करेले की भुजिया भी रखी जाए तो वो आपके लिए पंचमेल भोजन से भी अच्छा रहेगा, वो उसको आपको उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो यहां पर ये चीज बताई जा रही है कि भूख ज्यादा मीठी होती है, ना कि भोजन। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब है, हमें अपने बुजुर्गों से, पुरखों से बहुत सारी चीजें मिली होती हैं, बहुत सी, चाहे आपके घर, जमीन, जायदाद, बर्तन, गहने, बहुत कुछ मिलता है हमें। लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं वो हम लोग बहुत ही बेरहमी के साथ उनको निकाल देते हैं, बेच देते हैं, कर देते हैं। लेकिन जो ये चीजें होती हैं ये बहुत अमूल्य होती हैं, क्योंकि हमारे पुरखों ने उसे बहुत मेहनत से कमाया, बहुत ही संजो के रखा और हमारे सामने हमको दिया। लेकिन अगर हम उनकी कद्र नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या वो खुश होंगे या हम अपने आप को जवाब दे पाएंगे? तो यही एक कथन जो है मालकिन ने बोला था, इस कथन पर हमें प्रकाश डालना है कि विरासत के बारे में आपकी क्या सोच है। हमारे पुरखों ने अनेक संघर्षों के बाद इन चीजों को पाया है, मतलब उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए। जैसे आज भी हमें अगर कोई चीज पानी होती है तो हमें संघर्ष करना पड़ता है, तब हमारे लिए वो चीज बहुत अमूल्य हो जाती है। हम उसको संजो के, संवार के, अच्छे से रखते हैं, सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से रखेंगे। लेकिन बच्चों के लिए वो ज्यादा कीमती क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसमें उनकी मेहनत नहीं लगी होती। हमें सिर्फ एक फीलिंग रखनी है कि हाँ, हमारे माँ बाप ने इतनी मेहनत करी थी, उन्होंने सजोया था, तो हमें भी इस चीज को अच्छे से संभाल के रखना है। तो बात यह है कि हम क्या फील करते हैं। इन वस्तुओं का मूल्य हम धन से नहीं आंक सकते। हम चाहे इन वस्तुओं में वृद्धि ना कर पाए, परंतु इन वस्तुओं को कौड़ियों के दाम बेचने का हमें कोई अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हमने उन्हें सस्ते दामों में बेच दिया तो क्या जो मेहनत हमारे माँ बाप ने करी थी उसको बनाने और करने में, तो क्या उनकी मेहनत सिर्फ कौड़ियों की थी? इसलिए हमें इन्हें संभाल के रखना चाहिए। कुछ लोग स्वार्थवश इसे औने पौने दामों में बेच देते हैं, जो कदापि उचित नहीं है। हमें इसके पीछे छिपी भावना और मेहनत को समझना चाहिए। यहाँ पर घर की मालकिन के विचार वाकई में प्रशंसा के काबिल हैं, जो अभी तक अपने पुरखों की विरासत को संभाले हुए हैं तथा उनका मूल्य समझती है।
पुरखों से मिली विरासत आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा की स्रोत है। तो कहने का मतलब है मालकिन की जो विचारधारा है वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये हमें ये समझाती है कि हमारे, चाहे हम मेहनत करके किसी चीज को जोड़ें तो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे उसकी कदर करें। उसी तरीके से जो हमारे पुरखों, हमारे माता पिता या दादा दादी ने जोड़ी है तो हमें भी उनकी कद्र करनी चाहिए, ना कि कुछ भी दाम मिल रहे हैं बस बेचो निकालो करो। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे हमारे परिवार के बुजुर्गों की मेहनत, भावनाएं, सब कुछ जुड़ा है। तो उसके साथ हमें भी अपना प्यार जोड़ के रखना चाहिए, ना कि स्वार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? रोटियों के हिसाब लगाना क्या, कि मतलब वो गरीब है, वो मेहनत कर रही है लेकिन उतनी नहीं जुटा पाती जितने में वो अपनी और अपने पति का पेट भर सके। तो ये मजबूरी वहां दर्शा रही थी। तो क्या था? माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी, चिंता, फटेहाली और आवश्यकता की मजबूरी को प्रकट करता है। माटी वाली दिन भर के अथक परिश्रम के बाद भी इतना नहीं कमा पाती कि उससे वह अपना तथा अपने बूढ़े बीमार पति का पेट भर सके। वह माटी वाली की विवशता ही थी कि रोटियों का हिसाब लगाकर वह स्वयं खाती थी तथा बाकी बची रोटियां अपने बूढ़े पति को रखकर ले जाती थी। तो मतलब अगर हमारे पास पैसा इतना हो कि हम अच्छे से खा सकें तो हमें रोटियां गिनने की जरूरत नहीं पड़ती, तब हम भूख के हिसाब से खाते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी दिक्कत थी माटी वाली के लिए कि वो पूरा दिन अथक खूब मेहनत कर रही है लेकिन उसके बावजूद भी वो इतना नहीं कमा पा रही कि अपना और अपने पति का पेट भर सके। तो इसलिए वो गिन के रोटियों का हिसाब लगाकर खुद भी खाती थी और बूढ़े को भी खिलाती थी। आज माटी वाली बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो ये बताता है उसका प्यार अपने पति के लिए कि डेली वो सूखी रोटी ला के देती। आज उसके पास पैसे भी थे, रोटी भी थी, तो वो कहती है आज हम पैसों से थोड़ा प्याज और साग खरीद लेते हैं, साग बनाएंगे और अपने पति को देंगे। डेली तो उसे हम सूखी रोटी ही खिलाते हैं। तो ये दर्शाता है उसके अपने पति के लिए प्यार की भावना को। माटी वाली का अपने पति के लिए रोटियां बचाकर ले जाना और उसे साग के साथ खिलाना उसका अपने जीवन साथी के प्रति अटूट प्रेम, जिम्मेदारी, समर्पण तथा कर्तव्य निष्ठा के भावों को बताता है कि वो अपने पति से कितना प्यार करती है, मेहनत करती है, अपने कर्तव्य को निभा रही है, अपने बीमार पति की सेवा कर रही है। ये सारी भावों को उसमें स्पष्ट करता है। वह अपने पति के स्वाद एवं स्वास्थ्य दोनों की बहुत चिंता करती है। वह हर हाल में अपने पति को खुश देखना चाहती है। इससे उसके बूढ़े के प्रति दया, वात्सल और सहानुभूति प्रकट होती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार देती है, सपोर्ट देती है, उसी तरीके से इस समय उसका पति उसके लिए एक बच्चा था, यानी कि वो उसकी देखभाल भी कर रही थी, उसे खिला भी रही थी, उसकी बीमारी की भी कर रही थी, स्वास्थ्य की भी रख रही थी और बीमारी की भी, मतलब वो स्वस्थ भी रहे और खाता भी रहे। तो ये सारी चीजें यानी उसका ये प्यार, अपनापन, सब कुछ उसमें दर्शा रहा था। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो वो लास्ट में बोलती है ना माटी वाली कि गरीब व्यक्ति का जो है शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो ये क्या, किस चीज की तरफ इशारा करता है? अर्थात यहाँ पर विस्थापन हो रहा था, लोगों को एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। तो वो क्या था? गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय है कि गरीबों के रहने का आसरा नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि गरीबों के पास जमीन नहीं होती, उतने चीजें नहीं होती कि वो अपना एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकें, कर सकें। जब जमीन नहीं है तो उन्हें दूसरी जगह भी जमीन नहीं मिलेगी। एक दिन माटी वाली जब मजदूरी करके घर पहुंचती है तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। अब उसके सामने विस्थापन से ज्यादा पति के अंतिम संस्कार की चिंता थी। कहने का मतलब है हम दूसरी जगह जाएंगे, रखेंगे, लेकिन अब उसकी समस्या ये थी कि अब अगर हमारा शमशान ही नहीं रहेगा तो मैं पति का दाह संस्कार कहाँ करूं जाके, क्योंकि शमशान तो पानी में डूब गया है। तो अब दाह संस्कार कहाँ होगा, ये उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी। अब उसके सामने विस्थापन से ज्यादा पति के अंतिम संस्कार की चिंता होती है। बांध के कारण सारे शमशान पानी में डूब चुके हैं, यहां तक कि उसकी झोपड़ी पर से उसका अधिकार भी समाप्त हो चुका है। अब उसके लिए घर और शमशान में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसे दुख के आवेश में वह यह वाक्य कहती है। कहने का मतलब है कि अब उसका पति मर चुका है,
अब मरने के बाद इंसान का दाह संस्कार कहाँ, शमशान घाट में किया जाता है, मगर टिहरी शहर में तो पानी भरने लगा था और पानी भरते ही जो उसका शमशान घाट था वो सबसे पहले डूबा। डूबने के कारण अब दाह संस्कार कहाँ, उसके लिए समस्या थी। विस्थापन से कहीं बड़ी समस्या उसके लिए थी। इसी दुख के आवेश में आकर वो ये वक्तव्य बोलती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो हम आपको विस्थापन समझा चुके हैं कि विस्थापन क्या होता है। मतलब कि एक पूरे शहर को उठाकर कहीं दूसरी जगह स्थापित करना किसी कारणवश। मतलब आपको यहाँ की जमीन, ये नहीं है कि घर आप पूरे लिफ्ट अप करके कहीं ले जाएं। कहने का मतलब ये है कि आपकी जितनी जमीन है आपको दूसरी जगह उतनी जमीन दी जाएगी, वहां पर आपका घर दिया जाएगा, आप वहां पर रहिए। ये होता है विस्थापन। तो इस पे हमने एक अनुच्छेद लिखा है, आप देखिए अगर आप इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं या कुछ और इससे ज्यादा अच्छा लिख सकते हैं तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। विस्थापन का अर्थ है किसी स्थान पर बसे हुए लोगों को कहीं से बलपूर्वक हटाना और वह जगह जबरदस्ती या कुछ मुआवजा देकर उनसे खाली करा लेना। ठीक है, मुआवजा लेना, मुआवजे में आप पैसा दे सकते हो, जमीन दे सकते हो, घर दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हैं। आज विकास और प्रगति के नाम पर कई लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर जाना पड़ता है। उनके सामने रोजगार और घर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सरकार विस्थापितों को बसाने के लिए कोई कदम नहीं उठाती, परंतु ये सारी सुविधाएं अपर्याप्त होती हैं या उन तक पहुंच नहीं पाती। बिचौलिए उसका फायदा उठा लेते हैं। मतलब सरकार हमें सुविधा प्रोवाइड करती है मगर जो बिचौलिए होते हैं वो उसका फायदा उठा लेते हैं, या तो पैसा हड़प जाते हैं या जमीन नहीं देते, कम देते हैं, जमीन ले लेते हैं। तो ये बहुत सी चीजें होती हैं, सरकार हमें देती है लेकिन एक इमोशनल बॉन्ड भी होता है। हम जिस जगह पे रह रहे हैं हमारा इमोशनल बॉन्ड भी उस जगह पे रहता है कि हमारी ये जमीन है, सब कुछ है, हमने इतनी मेहनत करके खरीदी है, कोई भी हो, हमने इतनी मेहनत करके घर बनाया। तो यहाँ पर क्या होता है, हम इमोशनली और फाइनेंशियली हर तरीके से चीज़ों को झेल रहे होते हैं। तो वो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है, बहुत ही मुश्किल परिस्थितियां होती हैं कि हम उनको फेस कर सकें। तो यहाँ पर हमने आपको कई चीज़ें समझाई विस्थापन से रिलेटेड। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं या चाहें तो अपने मन से भी एक अनुच्छेद बनाकर इसमें लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको ये पाठ समाप्त किया और आपको बहुत अच्छे से ये पाठ समझ में आया होगा। ध्यान रखिए कि चैप्टर को रीड अच्छे से करिए क्योंकि एमसीक्यूज में मिडिल ऑफ द चैप्टर बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो हमने आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ाए वो तो पढ़ना जरूरी है, लेकिन एमसीक्यूज के लिए आपको चैप्टर रीड करना भी बहुत जरूरी है जो कि हमने आपको समझाया है। तो बहुत अच्छे से रीड करिए, समझिए और अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आइए। थैंक यू, बाय बाय।